मैम, मेरा सवाल विपक्ष से है। जब जब मोदी जी मुसलमानों को कुछ भी देना चाहते हैं, उनका विकास करना चाहते हैं, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो जाता है। जैसे ही 3 तलाक कानून आया था तो महिलाओं ने खुलकर वोट दी थी मोदी जी को। अब मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के पक्ष में वक्फ बोर्ड का जो कानून आ रहा है, ये इसमें मुसलमान बढ़कर चढ़ के हिस्सा लेंगे। नहीं, मुसलमानों को मोदी जी ने कितने टिकट दिए इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, ये बता दें आप। हमारे पेट में दर्द टिकट दे ना दे, हम वोट जरूर देंगे मोदी जी को। नहीं, आप दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वोट देंगे। देखिए, वोट तो आदमी का स्वतंत्र है, लेकिन हमारे पेट में दर्द तो तब होगा जब कुछ दे रहे हो। आप कह रहे हो कुछ देते हैं तो दर्द हो जाता है। जी, हमें भरोसा है, टिकट दिए, टिकट भी मिलेगा, टिकट भी मिलेगा, भरोसा है जी। अभी तो बता रहे थे कि स्कॉलरशिप खत्म कर दी, टिकट भी मिलेगा। देखिए, जो पिछली 70 साल कांग्रेस ने राज किया तो बीजेपी का डंडा दिखाते रहे और अपना झंडा मुसलमान को थमाते रहे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब सुधांशु जी से भी मेरा सवाल है कि मोदी जी हर चीज़ की गारंटी देते हैं पिछले चुनाव में, क्या सुधांशु जी इस बात की गारंटी देंगे कि हमारी मस्जिदों पर कोई परेशानी नहीं आएगी, मदरसों पर कोई परेशानी नहीं आएगी? क्या मुसलमान को इसका फ़ायदा होगा? क्योंकि मुझे उम्मीद है मोदी जी से कि इसका फ़ायदा तो होगा, बस सुधांशु जी से मैं गारंटी चाहता हूँ। नहीं, तिरपाल के ऑर्डर कर दिए हैं उन्होंने, तिरपाल लाएंगे और मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। देखिए, मस्जिद हो या मदरसे, इस वक्फ बोर्ड के एक्ट में कहा गया जो मस्जिदें हैं, जो इमाम बाड़े हैं, जो दरगाहें हैं और जो कब्रिस्तान है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जिस चीज को ये लोग मुद्दा बनाते हैं वो भी मैं कहता हूं, हमारी सरकारों ने, योगी जी की सरकार आई, केवल इल्लीगल मदरसों पे कार्रवाई की थी। भाई, इल्लीगल अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो गलत है ना। अगर रजिस्ट्रेशन दिखाओ कोई समस्या नहीं है। अभी तक तो जो प्रॉपर्टी है उसमें आधी अनरजिस्टर्ड है, तो फिर क्या कीजिएगा? हाँ, तो मैं बताता हूं कैसी कैसी है जिसको अपने में काउंट करने लगते हैं। ताजमहल पे दावा कर दिए थे, कहेंगे छीन लिया। संसद भवन पे दावा किए थे, छीन लिया। एयरपोर्ट पे दावा कर दिए, छीन लिया। फिर वो अंबानी जी कैंटीला पे दावा कर दिया, छीन लिया। अब भैया ऐसे तुम खड़े हो जाओ तो जिसे कहते हैं, जिधर वो कहते थे ना पुराने जमाने में, अरे साहब आप शहंशाह आलम है, जिधर उंगली कर देंगे उधर वो आपकी जमीन हो जाएगी। तो मैं कहना चाहूंगा उनके लिए अपनी लखनऊ की भाषा में, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे कि जहां हमारा कबूतर बैठ जाएगा वो हमारी जमीन हो जाएगी। अब कागज पे साबित करके ईमानदारी से होगा, बिल्कुल मिलेगी। और मैं पूछना चाहता हूं भाई, वक्फ बोर्ड से इतनी जमीन है, भारत का नहीं दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, दुनिया का सबसे ज्यादा जमीन। कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं, कितनी लाइब्रेरी चल रही है, कितने यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, मुस्लिम बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए क्या चल रहा है। जैसे कहा कि हमने कहा मुस्लिम बेवाओं के लिए, डाइवोर्सी वुमेन के लिए, अनाथ बच्चों के लिए कितने अनाथालय चल रहे हैं। और तो छोड़िए, मंदिरों में तो भंडारे चलते हैं, कितने भंडारे चल रहे हैं सुबह से शाम तक। ये समझ में आता है दूसरे क्या खिलाएंगे, सब खा गए, सब खा गए। हमारी संसद छीन के आपने बताया ही नहीं। नहीं, दावा है ना, जैसे कि दावे। हाँ, आपने न्यूज नहीं दिखाई, कब छिन गई थी? कब? बदरुद्दीन अजमल छिन कब गई? आपने कहा छिन गई, और क्या वो छिन गई? मैंने नहीं वो कहेंगे छिन, मैंने जो कहा आप समझ नहीं पाए सर। इतना झूठ क्यों दावा बोलते किया वो अपने में भी शर्माने लगता है, इतना झूठ बोलते हैं। सुनिए झूठ भी शर्माने लगता जी, शायद आप थोड़ा दूसरी तरफ आउट ऑफ कंसंट्रेशन हो गए। मैंने कहा जिन्होंने दावा किया संसद में उंगली रख दी। अरे मेरी बात सुनिए, आप सुन नहीं पाए, कोई जाके पीछे सुन ले। मैंने कहा जब आप काउंट करेंगे तो सब दावों को काउंट कर लेंगे, और जब दावा खारिज हो गया कहेंगे छिन गई। और आपको पता है, ताजमहल पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा शाहजहां का फरमान दिखाओ। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं जो मैंने पार्लियामेंट में भी बोली थी। देखिए साहब, 1707 के बाद तो मुगल हुकूमत खत्म हो गई थी। शाह आलम के जमाने तक आते आते, जो बहादुर शाह प्रथम के जमाने में लाहौर से लेकर कर्नाटक तक मराठे टैक्स वसूल रहे थे। शाह आलम के जमाने में कहावत है, सल्तनते शाह आलम दे लाल किले ते पालम, यानी लाल किले से आईजीआई एयरपोर्ट। तो भैया सब अंग्रेजों ने कैप्चर कर ली थी। तो अब अचानक 300 साल बैक में जाकर सूरत नगर निगम से लेकर लखनऊ तक वो फरमान वैलिड कैसे हो गए? जब हुकूमत ही नहीं थी तो वो निकल के कहां से आने लगे? 2-3 सवाल। सर, ये जो बिल है इसका नाम उम्मीद है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एफिशिएंसी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो काम है वो है वक्फ की ज़मीनों का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। सर ने अभी कहा कि आपकी नीयत में भी त्रुटि और नीति में भी त्रुटि है। सर, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि नीति में कैसे त्रुटि है। अभी आपने इतनी बहस छेड़ी। सवाल क्या है आपका? हाँ भाई, कि आप जो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि नीति में क्या त्रुटि है, इतनी बहस में आप में से नीति में क्या प्रॉब्लम, आपको क्यों नीति में क्या प्रॉब्लम लगता है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कैसे, मैं बतला रहा हूँ। इन्होंने कहा कि महिलाओं को इसमें रिप्रेजेंटेशन होगा, 2013 में भी था, 2013 में भी रिप्रेजेंटेशन था। और ये भी मैं बतला दे रहा हूँ, 2013 में
क्या सुषमा स्वराज जी हमारे आप सारे लोगों के बहुत सम्मानित नेता थे, सारे लोग उनका कद्र करते थे। 2013 में जो लगातार कांग्रेस पे इन्होंने आरोप लगाया है, सुषमा स्वराज जिसके मेंबर थे, आप लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं किया? 1995 में सपोर्ट किया या नहीं किया? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जो चीजें हैं, एक सोशल फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक को कहीं ना कहीं ये डैमेज करने का इनका एक प्रयास है। इसलिए दो-तीन सवाल जल्दी। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं सिर्फ उम्मीद के ऊपर, ये जानते हैं नियत की बात क्या है? आप लोगों को उम्मा का मतलब पता है? उम्मा होता है पूरी दुनिया में जो एक ही इस्लामिक हुकूमत होगी। प्रॉब्लम क्या है कि ये उम्मीद तो दिख रही है गरीब मुसलमान को, मगर जिसकी नियत उम्मा थी उसकी उम्मीदों में पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। मैम मेरा बस ये सवाल है कि वक्फ अमेंडमेंट में जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट क्या ज़्यादा बढ़ जाएगा? क्योंकि जो ट्रिब्यूनल से ज़्यादा थोड़ी अथॉरिटी अब कलेक्ट्रेट्स को अगर दी जा रही है तो क्या वो रिलीजियस ऑटोनॉमी के अगेंस्ट होगा? वैलिड क्वेश्चन, वेरी गुड। मैम मेरा भी इसी से रिलेटेड सवाल है और दोनों पक्षों से है कि मैम जब नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड किया जा रहा है वक्फ बोर्ड में, तो क्या वो आर्टिकल 26 का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है? क्योंकि दे आर अ फ्यू केसेस जो सुप्रीम कोर्ट एंड आई थिंक मल्टीपल हाई कोर्ट्स में भी बोला गया है कि स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा इन बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 26। मैम जो वक्फ काउंसिल और CWC और वक्फ बोर्ड में जो हम मेंबर्स की इतनी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स की बात नहीं है, मुस्लिम्स में भी कितनी कम्युनिटीज़ हैं जिनके लिए दी गई है सीट। और सर जो नॉन मुस्लिम्स के, क्योंकि सिर्फ रिलीजियस नहीं है, ये रेगुलेटरी बॉडी भी है, क्योंकि इसके पास देश की लाखों एकड़ की ज़मीन है। ये अच्छा होता है, ये सब लॉ के स्टूडेंट्स हैं, ताली बजाइए भाई इनके लिए, अच्छे सवाल आ रहे हैं। मैम मेरा सवाल सर से ये है कि सर ने अभी जैसा बोला कि कोई भी मुस्लिम सेल्फ डिक्लेरेशन दे के अपने आप को 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बता देगा, बट इसका वेरिफिकेशन होगा कैसे? मैम जो कलेक्टर हैं जो अपॉइंट होंगे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को देखने के लिए और उन पे डिसीजन देने के लिए कि वो वक्फ को जाएंगी या नहीं जाएंगी, सर वो सभी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा सुधांशु सर ने बोला बहुत जबरन केसेस आते हैं कि जबरन वक्फ को प्रॉपर्टी दी जा रही है फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन करके, तो क्या ये चीज़ सभी के लिए नहीं होनी चाहिए? मैम मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से, 5 साल की बात बार बार हो रही है, तो क्या जबरन धर्मांतर जो जबरन पकड़ के ज़मीनें हड़पी जा रही है उसके लिए सरकार कानून ला रही है, तो आप इसका समर्थन क्यों नहीं करें? मेरा सवाल विपक्ष से है कि अभी सर ने बोला कि उन्हें न्यूज़ नहीं पता थी नई संसद भवन वाली, तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, नई संसद भवन की जो सवाल उठाया गया था वो असम के धुबरी से पूर्व सांसद बदरुद्दीन अजमल ने बोला था कि वहाँ पे नई संसद भवन वक्फ की ज़मीन पर है। और दूसरी बात, अभी बढ़ क्या है, और हाल ही में ये महाकुंभ आयोजित हुआ था तो उसमें भी बहुत लोगों ने बोला था कि वो ज़मीन वक्फ की है, तो समस्या क्या है इस प्रावधान से? मेरा सवाल सर आपसे है, आपने अभी बोला कि ये पाक महीने में मुसलमानों को नमाज तक अदा नहीं करने दी, तो अगर कोई भी मुसलमान है अगर उसको इसी पाक महीने में मालूम चल जाए कि जो उनका वक्फ है उनकी कितनी ज़मीनें हैं, तो इससे ज़्यादा उनके लिए अच्छी बात क्या हो सकती है? और इसमें सर क्या प्रॉब्लम है अगर उनको ये चीज़ का पता चल गया? चलिए ठीक है, किसी का कलेक्टर को शामिल करना और उसको इतना पावर देना, क्या सरकार की दखल अंदाजी बढ़ जाएगी? सुधांशु जी पॉइंटेड सवाल। लॉजिकल बात है, जब आप पुराने क्लेम्स करते हैं कि 70 साल पहले मेरा दावा था, तो आप सब लॉ के स्टूडेंट हैं, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स किसके पास होंगे जो वेरीफाई करेंगे कि 70 साल पहले इसका मालिकाना हक किसके पास था? ऑब्वियसली कलेक्टर के पास। तो कलेक्टर तो होना ही चाहिए, कलेक्टर तो हर चीज में होता है। अब रही बात इसकी, आपने कहा नॉन मुस्लिम को इंक्लूड किया, या तो वक्फ बोर्ड कहते हैं हम नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी क्लेम नहीं करेंगे, क्लेम तो हम नॉन मुस्लिम की भी करेंगे। अगर मान लीजिए छोड़ दिए हिंदू को, आपने सिख की प्रॉपर्टी क्लेम की, जैसे यमुनानगर में गुरुद्वारा क्लेम किया, जैसे आपने क्रिश्चियन की प्रॉपर्टी क्लेम की, वहां पे क्रिश्चियंस ने रोकर 400 एकड़ जमीन, 600 परिवार उसमें फंसे हुए हैं, उन्होंने समर्थन दिया है और यहां दिल्ली में आके किरण रिजिजू जी से मिले, तब क्या होगा? मतलब क्रिश्चियन की प्रॉपर्टी हो कि सबकी प्रॉपर्टी हम क्लेम करेंगे और डिसाइड हम करेंगे, यह उचित नहीं है। और रही बात इसकी, साहब मुसलमान तो छोड़िए, आपस में एक दूसरे भरोसा नहीं है। क्यों शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड क्यों अलग अलग है भाई? इसका मतलब मुस्लिम को एक दूसरे भरोसा नहीं है। जमीन जायदाद की बात आएगी तो भरोसा नहीं है, सियासत की बात आएगी तो हम एक हैं, वरना क्यों है अलग अलग? भाटी जी, उसने बता दिया बदरुद्दीन अजमल के दावे का, लेकिन ज्यादातर सवाल विपक्ष से यही, वो कह रहे हैं कि भला हो रहा है और अच्छा है, रमजान के पावन महीने में ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, एक भ्रम बार बार पैदा किया जाता है और एक बोला जाता है बीजेपी के मित्रों की तरफ से कि वक्फ जिस जमीन पे उंगली रख देता है वो उसकी हो जाती है। ये सरासर झूठ है। बाकायदा उसके सर्वे होता है, राजस्व रिकॉर्ड देखा जाता है, आदमी की मिल्कियत देखी जाती है।
और तब दर्ज होती है। ना वही बात बदरुद्दीन अजमल वाले बात पे। वक्त प्रॉपर्टी सर एक्ट पढ़ लीजिए, 2013 एक्ट में यही प्रॉब्लम थी। अगर उसे लगता है कि ये वक्त की प्रॉपर्टी है तो उसका क्लेम हो गया, अब दूसरा साबित करे कि नहीं है। वो पुरानी प्रॉपर्टी पे 2013 को जो वक्फ कर रहा है प्रॉपर्टी, मैं उसके लिए कह रहा हूं। यही प्रॉब्लम है सर। तो ये जो आपने कहा कि बदरुद्दीन अजमल ने कह दिया तो संसद उसकी हो थोड़ी गई, या उसने कुंभ की जमीन पर दावा किया किसी ने, ऐसे सिरफरे लोग चारों तरफ मिलते हैं, लेकिन उसके कहने से हो थोड़ी गई। हम ये कह रहे हैं नहीं गलत है वो, उसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ी, हम तो नहीं कह रहे, इससे तनाव पैदा होता है ना, उनका कहना है तनाव पैदा छिन होता है। गई। नहीं, इसमें अंजना जी एक सेकंड लगेगा। एक मिनट, ये सेक्शन 40 है, सेक्शन 40, उसमें जरा 2 लाइन पढ़ लो, पता चल जाए कैसे वक्फ प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या लिखा हुआ है, द बोर्ड में इटसेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी which it has reason to believe to be the work property। उसे लगे कि है नहीं है, तो हमने क्लेम कर दिया सर, यही प्रॉब्लम है। तो उनकी हो गई, हमने क्या किया, ये एकदम कपारे पे चढ़ा लिया था, कपारे पे चढ़ा लिया था। 40 हमने हटा दिया। ये अब प्रोसेस ऑफ लॉ से होगी जो भी होगी, यही तो मेन जड़ है। कौन सा क्लॉज पढ़ रहे हैं आप, कितने नंबर क्लॉज पढ़ रहे हैं? सेक्शन 40 रीड इट, 95 का। सुनिए 1995 वाला ये हमने हटा दिया। सांसद जी को बोलने दीजिए। 40 की ये बात कर रहे हैं, मैं खुद डिप्टी कलेक्टर था रेवेन्यू के, मैं जानकर मैं रेवेन्यू के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। आपने जिस 40 सेक्शन 40 की बात की है, ठीक है, उनको प्रूफ करना है, मैं मानना आपकी बात को मैंने माना, लेकिन आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। क्या आपको लगता है सारे, आपने जो पहले कहा था, मैं इसलिए उस बात को कह रहा हूँ कि सारे इतने सालों से मुस्लिम के लिटरेसी रेट घट गया, मुस्लिमों के साथ ये हुआ, मुस्लिमों के साथ ये हुआ, तो क्या आपको लगता है कि वक्फ बिल में संशोधन ला के आप सारे उनके प्रॉब्लम्स को क्या दूर कर देंगे? एक और आप बहुत मीठी जुबान से, मैंने कहा जिनको मैं कहना चाहूँगा, बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। आपने एक रोजी पिक्चर दिखाया कि मुस्लिम ऐसे किए, और बेटा आपने जिस बातों को कहा ना कि हमने दावा किया, तो क्या इसी सदन में देश के सर्वोच्च पंचायत में इनके पार्टी के लोग कठुआ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? पाकिस्तान चले जाओ, धन का एक सेकंड टोक रही हूं आपको सांसद जी, मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसे कोई भी शब्द यहाँ पर बोले जाएं, प्लीज माफी मांगिए, ये ठीक नहीं है माफी चाहता हूं, लेकिन ये रिपीट नहीं कर सकते हम लोग ऐसे शब्द, और आज तक इस बात की, क्योंकि ये लाइव टीवी है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने दर्शकों से माफी मांगती हूँ, इस तरह के अपशब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। मैं माफी खुद चाहता हूँ। मैंने सोच लीजिए कि इस शब्द से कितने आप लोग, स्वयं अंजना जी, सारे लोग कितने मर्माहत हैं। अब सोचिए उस व्यक्ति का जो प्रतिनिधि है, उसको भरे सदन में, देश के सर्वोच्च पंचायत में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कितनी तकलीफ की बात है। हम नहीं चाहते कि हमारे कार्यक्रम से किसी भी समुदाय का अपमान हो, इसलिए सर एक सेकंड रोक के मुझे ये बोलना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हमारे कार्यक्रम से किसी भी समुदाय का अपमान हो आज तक पर, चूंकि ये लाइव कार्यक्रम है, ये मेरे कंट्रोल से बाहर था। आपने बोला, आपने भी माफी मांगी, मैंने भी मांगी है। हम हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति का सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। इस तरह के शब्दों का कभी भी किसी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर कोई भी नेता करता है उस पार्टी को उसे बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। सुधांशु जी, बैक टू डिबेट, जवाब दीजिए। किसी भी प्रकार की कटुता के विरोधी है, कटुता के विरोधी है, अच्छी तरह समझना चाहिए। और रही बात इसकी, वहां तो एक व्यक्ति के बारे में कहा गया था, हिंदू शब्द गंदा है। सतीश जारकीहोली, कर्नाटक कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, हिंदू HIV है, पूरी कम्युनिटी के लिए कहा जा रहा है, वायरस है, बैक्टीरिया है, एंड इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस हो रही है, बयान नहीं है साहब। क्या बात कर रहे हैं सर? इसीलिए कहता है ये एक तरफा प्यार बड़ा खतरनाक है साहब, सिर्फ एक तरफ से देखेंगे, दूसरी तरफ से नहीं। और मैं लास्ट में एक बात और, मोहब्बत कहा उनको सौगात, देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूं थोड़ी सीरियस, कौन वोट देता जो है? मैंने कल पार्लियामेंट में बोला था, मैं मुस्लिम समाज के लिए कहना चाहूंगा। एक दौर था जब मुस्लिम समाज पूरी दुनिया में, जिसको बैतुल हिकमत कहते थे, सेंटर ऑफ नॉलेज, जो मैंने कल बोला है कि पहले यहां से गए न्यूमेरिक्स भारत से, फिर उसके बाद अल जहूर ने उसको ले जाकर किया,
फिर अल जब्र बना ले लिया, जिससे अल जबरा बना, फिर उसी ने अल ख्वारिज्म बनाया और एल्गोरिथम अल ख्वारिज्म से बना। जो कोलंबस ने जिस मैप का यूज किया था उसको बनाने वाला मुसलमान था अल इदरीसी। खलीफ अल मंसूर ने शुश्रुत संहिता को किया अल शुश्रुत। और 763, कल मैं पार्लियामेंट में 17 बोल गया था, 763 में जो भारत का सूर्य सिद्धांत था उसका ट्रांसलेशन हुआ, जिसका नाम रखा गया सिंध हिंद। इतनी नॉलेज थी उस दौर में। फिर क्या हुआ, ऐसे कट्टरपंथी दौर में गए और सदियों के बाद इस्लाम में, आलमे इस्लाम में एक साइंटिस्ट पैदा हुआ, अबुल कलाम। अगर अल ख्वारिज्म के बाद पैदा हुआ कोई अबुल कलाम, हमने उसको राष्ट्रपति बनाया, ये उसके खिलाफ खड़े हुए थे। ये किसके साथ खड़े? एआई के इस दौर में हम अबुल कलाम के साथ और ये औरंगजेब के साथ। और मजे की बात, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? इससे बड़ी विडंबना क्या होती है? सही कहा आप, एआई की बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हम स्पेस पे जाने की बात कर रहे हैं, आप 300 साल पुराने कब्र खोद रहे हैं। यही तो मैं कर रहा हूं। और एक बात जरूर कर, आज चर्चा अच्छी बात है, हर कौम का विकास हो, हर कौम के लिए बात हो, युवाओं को रोजगार की बात हो, वो ढंग का रोजगार की बात हो, आप तो उन्हें संघ का रोजगार दे रहे हैं। ये तो चलिए तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए।